नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 विषय विज्ञान साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 जो कि जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में जो है सो कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है सो 1 अंक निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न जो होंगे सो 1-1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का जो है सो चयन करना है, यानी एक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक सही है उसका जो है सो चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक, ऋणात्मक अंक नहीं, मतलब गलत उत्तर के लिए जो है सो कोई अंक नहीं काटा जाएगा। और इस सेट में जो है सो टोटल 50 प्रश्न हैं और 50 मार्क्स का है। तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पूछा गया है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो आप सभी बुक में पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान जो होता है सो वायु में भी होता है, पानी में भी होता है, जीवित वस्तुओं पर भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न फिर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो मच्छर से याद रखिएगा मलेरिया। तो जहाँ भी ऑप्शन में है मलेरिया वहाँ पे टिक करिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पोलियो, बी रिगवर्म, सी हैजा, डी मलेरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, म से मच्छर, म से मलेरिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। तो बायोडीजल में जो कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है दोस्तों, तो शैवाल। ठीक है दोस्तों, बायोडीजल जल या शैवाल। शैवाल कहाँ पे लगता है, जहाँ पे जल की मात्रा जो है सो अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो सो कहाँ पे होता है दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो कोशिका के किस भाग में जो होता है सो गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों, तो केंद्रक में पाया जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये, केंद्रक में। अगला प्रश्न है फिर, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है, यानी भौतिक अवस्था जो होता है सो द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में होता है दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे जिस समय किया जाता है उस समय किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लेड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लेड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की जो है सो प्रचुरता है दोस्तों, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। झारखंड के जादूगोड़ा स्थान में जो है सो यूरेनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है। पीट कर चादर बनाना क्या कहलाता है, आघात वर्धन्यता और खींचना तन्यता। और जब ज़्यादा अधिक लचीलापन होता है तो लचीलापन कहलाता है, और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, कुचालक। तो पीट कर चादर बनाना आघात वर्धन्यता का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आघात वर्धन्यता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। ऊष्मा जिसमें मतलब ऊष्मा का प्रवाह कम होता हो, आसानी से ऊष्मा का प्रवाह ना हो दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक मीन्स
विद्युत का प्रवाह उसमें नहीं होना चाहिए। तो नींबू का रस जो कि एसिड होता है, अम्ल होता है, जिसमें विद्युत का चालक होता है। नल का पानी प्योर जो होता है सो शुद्ध नहीं होता है, और अशुद्ध पानी में आप सभी जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह होता है। सिरका में भी सेम यही अम्ल है, जिसके कारण से इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। और शुद्ध जल में क्या होता है, तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो शुद्ध जल यहाँ पे कहाँ दिया गया, ऑप्शन डी में, अशुद्ध जल। तो अशुद्ध जल का मतलब ही क्या होता है, शुद्ध जल, प्योर जल, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालक यह जो होता है सो नहीं होता, इसीलिए यह क्या है, अशुद्ध जल सो विद्युत का कुचालक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अशुद्ध जल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी धातु पर जब कोई परत चढ़ाया जाता है, धातु की परत चढ़ाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को जो सो क्या कहते हैं दोस्तों, तो विद्युत लेपन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, विद्युत लेपन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। आंतरिक जनन किस में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए मछली, बी मेढक, सी स्टारफिश, डी मुर्गी। तो किस में होता है दोस्तों, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुर्गी में जो होता है सो आंतरिक निषेचन होता है। और मछली, मेढक, स्टारफिश ये सब में जो होता है सो बाह्य निषेचन होता है। अगला फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, हाइड्रा में जनन होता है। तो हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है दोस्तों, तो हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रा में मुकुलन, जो कि एक जीव से दूसरे जीव का जनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है। और अमीबा में कौन सा जनन होता है दोस्तों, तो अमीबा में द्विविभाजन विखंडन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रा में मुकुलन, और अमीबा में पूछ लिया जाए तो बहुविभाजन या फिर विखंडन दिया जाएगा, सॉरी द्विविभाजन। अमीबा में क्या होता है, द्विविभाजन या फिर विखंडन, जो ऑप्शन मेरे एग्जाम में दो ही पूछा जाएगा, हाइड्रा में कौन सा जनन की विधि या फिर अमीबा में। अगला प्रश्न है फिर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। घटता है, वायुमंडलीय दबाव जो है सो घट जाता है, बढ़ता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा जो है सो उतनी कम होते जाती है। तो ऑक्सीजन का मात्रा जब ऊपर जाने से कम होता है तो वायुमंडलीय दबाव भी क्या होगा, कम होगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ये, घटता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता है। ऐसे वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो देखने से आप वंचित ना रहें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक एक तो पास्कल होता है और दूसरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पास्कल, बी में है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और सी में दिया गया है दोस्तों दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, दोनों होता है। ठीक है, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न फिर इसी प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, मतलब दो वस्तुओं के बीच संपर्क का बल। तो गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है सो सतह से जो होता है सो संपर्क में रहता है, सतह के संपर्क में आता है। जैसे कोई साइकिल चलाता है, रोड पे जब चलता है तो चक्का जो होता है सो रोड पे रहता है, जिससे घर्षण लगता है। और वही अगर घर्षण कम करने के लिए और पूछ दिया जाए कि घर्षण कम करने के लिए कौन सा वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे, तेल का, ग्रीस का। तो संपर्कित बल है घर्षण बल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, घर्षण बल। आगे फिर पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यह दहनशील है। 18 में
कौन सा पदार्थ जो है सो या दहनशील, मतलब जिसमें आग ना लगे। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, पत्थर। पत्थर में आग जो है सो नहीं लगता। लकड़ी में आग लग जाएगा, कोयला में लग जाएगा, पेट्रोल में लग जाएगा। तो यह दहनशील पदार्थ क्या है? पत्थर। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। दहन का पोषक पदार्थ क्या है? तो जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहीं पे दहन की क्रिया होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर दहन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण घटक क्या है दहन के लिए, आग के लिए? तो ऑक्सीजन। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? गर्म भाग किसी ज्वाला का, जब आग उठता है तो सबसे गर्म भाग कौन सा आता है? तो ऊपरी सतह होता है, सबसे बाहरी भाग। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ये, सबसे बाहरी भाग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो दो गुणसूत्र जो मिलता है तब जाके नर शिशु का निर्माण होता है, नर शिशु के रूप में विकसित होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मादा में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों। और पूछ लिया जाए कि मादा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मादा में अगर पूछा जाए तो कौन सा गुणसूत्र? तो XX बताइएगा। और पुरुष में पूछ लिया जाए फीमेल, तो पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों? तो XY पाया जाता है। जब XX गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब XY का गुणसूत्र मिलता है तो क्या होता है? पुरुष का जन्म, नर का। और XX मिलेगा तो मादा का जन्म, और XY मिलेगा तो दोस्तों नर शिशु का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नर शिशु बोला गया तो XY। तो कहीं अगर XY है तो वही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है XX, बी में XY। देखिए बी में जो है सो XY दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, XY। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो होता है सो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्स दिवस जो होता है सो कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 दिसंबर। और 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ध्यान दिवस, जो कि जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। फिर 21 जून को जो सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया विश्व एड्स दिवस, तो एड्स दिवस जो है सो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है? तो स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि 28 दिन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 28 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो आप सभी घरों में प्रयोग करते हैं, तो समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, आभासी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, वह अंत जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से जो सो नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोई यंत्र के द्वारा जो सो हम उसे देख सकते हैं, तो पेरिस्कोप के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, पेरिस्कोप। आप सभी को पता होगा कि सूक्ष्म जीव को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही पेरिस्कोप की सहायता से देखते हैं तो सूक्ष्म जीवों को हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? आँख में जो हम लोग, आँखों से हम लोग जो वस्तुओं को देखते हैं, तो वस्तुओं को हम लोग कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश जो सो हमारी आँखों में प्रवेश करती है। तो इस प्रकाश की किरणों को जो सो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर होगा क्या? पुतली। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ये, पुतली। जैसे अत्यधिक प्रकाश आएगा तो आँख जो है सो बंद होने लगता है, और नियंत्रित या प्रकाश की किरणों को पुतली करता है। राइट आंसर ऑप्शन ये, पुतली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो खरीफ फसल, और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को रबी फसल। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली
एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसल कहलाती, तो अभी हमने बताया कि वर्षा ऋतु में खरीफ फसल और ग्रीष्म ऋतु में रबी फसल। जो भी पूछे आप लोग टिक करके आइएगा। तो यहाँ पूछा गया है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी खरीफ फसल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 में स्वपोषी का उदाहरण। तो स्वपोषी मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाकर ग्रहण करता है, अपना भोजन जो स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहता है। तो गाय, बकरी, तिलचट ये सभी जो है सो दूसरे पर निर्भर रहते थे। अमरूद का पेड़ जो है सो स्वपोषी का उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। तो यहाँ तो अमरूद का पौधा दिया गया है जो कि स्वपोषी का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अमरूद का पौधा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है। तो हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की कटाई की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कटाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में अत्यधिक ऊंचाई के मंजिलें बने होते हैं और वहाँ पे जो है सो अत्यधिक ऊंचाई तक जो है सो धूल धुएं उड़ते हैं। ऊंचाई पर धूल धुएं से भरे हुए आसमान जो है सो दिखाई देते हैं, जिसके कारण से जो है सो तारे, ग्रह, उपग्रह जो है सो नहीं दिखाई देते। तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। सो सबसे दूर का ग्रह जो होता है सो कौन सा है दोस्तों। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए नेपच्यून जो है सो सबसे दूर का ग्रह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। खगोलीय पिंडों की दूरी जो है किस इकाई में मापा जाता है। तो ऑप्शन ये प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। किस घर्षण की अपेक्षा संपर्पी घर्षण कम होता है। तो किसकी अपेक्षा दोस्तों। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। तरल, हवा या जल। तरल मीन्स आप सभी जानते हैं कि लिक्विड। तरल मीन्स हवा या जल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है। तो अभी हम अभी बताएं आप लोगों को कि घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तेल का, ग्रीस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम करने के लिए। हवा, जल जो है घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। किस आकृति की वस्तु पर जो है सो तरल घर्षण कम हो जाता है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नौकाकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन को कहा जाता है और यह जो होता है सो सबसे मजबूत रेशा भी होता है। अगर पूछ लिया जाए मजबूत रेशा कौन सा होता है तो नायलॉन। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, तो ऑप्शन बी नायलॉन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है निम्न में से किस धागे से मजबूती सबसे अधिक होती है। किस धागे से, अभी मैंने बताया कि मजबूती में सबसे अच्छा धागा कौन सा है तो नायलॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नायलॉन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। दमकली कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो किसकी परत चढ़ी होती है दोस्तों। तो मेलामाइन का। राइट आंसर ऑप्शन ये मेलामाइन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। आयाम जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आयाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना होगा। तो आयाम को घटाना होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी, आवृत्ति बढ़ानी होगी बी में। सी में आयाम बढ़ाना होगा, डी में आयाम घटाना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आयाम को जो सो घटाना होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया प्राश्रव्य ध्वनि की कंपनों की आवृत्ति होती है। तो प्राश्रव्य में जो ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं या फिर हमें सुनने में या प्रिय लगे। ठीक है। तो प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति जो होता है सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होता है सो उसे हम सुन सकते हैं और प्राश्रव्य में नहीं सुन सकते। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो 7 या 7 से अधिक वाला। तो ऑप्शन ए में 3 तीव्रता वाला, बी 4 तीव्रता वाला, सी 5 तीव्रता वाला, डी 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी? तो वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने किया था दोस्तों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। ऑप्शन ए, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करता है। डी, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या करता है? तो प्रतिकर्षित मतलब विकर्षित। आकर्षित जो सो एक दूसरे को आपस में नहीं खींचता है, विकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही? विश्व तापन तो किसकी कमी से हो रहा है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस जो हो रहा है सो इसकी बढ़ने के कारण जो है सो विश्व तापन की समस्या हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिकों प्लेटों की संख्या। कितनी प्लेटें पाई जाती पृथ्वी पर दोस्तों? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ये 6। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण है एक अम्ल वर्षा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडल में आने से जल जो होता है सो अशुद्ध हो जाता है, अम्ल वर्षा हो जाती है, जिसके कारण से ताजमहलों में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है, द्वितीय प्रदूषक है। तो द्वितीय प्रदूषक क्या है दोस्तों? तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का कारण है। तो विलुप्त होने प्रजातियों का क्या कारण हो सकता है? जंगलों की कटाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ प्रजातियां जो सो कुछ निवास करते थे, जंगलों की कटाई हो जाने के कारण जो सो वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं और कुछ शिकार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है पहला में, आवासों का विनाश, मतलब जहाँ पे रखते थे उसका विनाश हो गया, उसकी जगह का पेड़ लगाना, ये तो होगा नहीं। वनों का संरक्षण, और 4 में दिया गया शिकार। तो 1 और 4, आवासों का विनाश और शिकार। तो 1 और 4 कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन डी, 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि अंतिम प्रश्न है। इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि साइंस का मॉडल सेट 1 जो है जैक बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।